सभी छात्र छात्राओं का फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। चलिए हम लोग अभी तक जो कवर कर चुके हैं पहले उसको देख लेते हैं। अभी तक हम लोग प्रकाश क्या होता है पढ़ चुके हैं, किरण पुंज और किरण पुंज के प्रकार भी खत्म हो चुका है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में पदार्थ के प्रकार, और पदार्थ के प्रकार दो आधार पे, एक प्रकाश के पारगम्यता के आधार पर और एक प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर। प्रकाश की पारगम्यता के आधार पर पदार्थ के तीन प्रकार, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ, और प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर दीप्त एवं अदीप्त पदार्थ। इस तरह से पदार्थ के प्रकार भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हो चुका है। साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। यदि कोई सतह नियमित होती है तो वहां पे नियमित परावर्तन देखने को मिलता है, जबकि अनियमित सतह पर अनियमित परावर्तन देखने को मिलता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो यहाँ से पढ़ाई करना है। प्रतिबिंब क्या होता है, तो परिभाषा अगर ध्यान दें तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु की जो आकृति बनती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इसे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम बनाते हैं। जैसे ये है एक सतह, यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है और इस दर्पण के सामने एक बिंदु ही है, ये बिंदु वस्तु। तो ये बिंदु से निकलने वाली किरणें इससे टकराएगी और इधर परावर्तित हो जाएगी। एक दूसरी किरण यदि यहाँ है तो ये नियमित रूप से ऐसे परावर्तित हो जाएगी। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को काटते हुए तो लग नहीं रहा है कि कटने वाला है, तो इसको आगे हम काल्पनिक रूप से जब बढ़ाते हैं तो इस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है और इस बिंदु पर इसकी आकृति बनती है, जिसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ये है वस्तु, जिसको बहुत छोटा है, जिसके कारण हम इसे बिंदु वस्तु कहते हैं, बिंदु वस्तु। और ये है प्रतिबिंब। एक और तरीके से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना के दिखाते हैं आप लोग को। ये समतल दर्पण है और इसके सामने एक ऐसे वस्तु खड़ी है, यहाँ, और यहां से निकलने वाली किरणें ऐसे परावर्तित होके और इधर कहीं निकल जाती है, और एक दूसरी किरण यहाँ आती है और इधर परावर्तित हो जाती है। तो जब इसे काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाया जाता है तो किसी बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है और इस बिंदु पर वस्तु की आकृति बन जाती है। तो ये हमारा हो गया वस्तु और ये हो गया प्रतिबिंब। यहाँ पे देखिए, इस बिंदु की जो प्रतिबिंब है वो इस बिंदु पर बनी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा का प्रतिबिंब एक ही किरण काट के हम पूरा बना लिए। ऐसा खुद से सोचा जाता है कि अगर इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो इसके नीचे वाला इस बिंदु का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बना, इस बिंदु का प्रतिबिंब इस बिंदु पे, इसके नीचे वाला का प्रतिबिंब इसके नीचे और इसके नीचे। इस तरह से ये पूरे वस्तु का प्रतिबिंब ये पूरा बनता है। एकक बिंदु प्रतिबिंब बनता है और पूरे उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे दोनों स्थिति में देखें कि किरणें वास्तव में कट नहीं रही है, ना तो यहाँ किरणें वास्तव में कट रही है ना यहाँ, बस हम इसको काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाते हैं तो कटती है। तो दोनों कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो दोनों प्रतिबिंब जो है वो आभासी है, काल्पनिक प्रतिबिंब। और ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन एक वास्तविक प्रतिबिंब बना के दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ से अगले पेज पर एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। दर्पण के प्रकार आगे हम लोग पढ़ेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है एक वस्तु ऐसे रखी हुई है, यहाँ से समांतर आने वाली किरणें ऐसे कट के गुजरती है और यहाँ से ऐसे एक किरण जाती है जो अपने ही रास्ते पर ऐसे वापस आती है, इसी रास्ते पर गई और इसी रास्ते पर वापस आ गई। तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस वस्तु के प्रतिबिंब, ये वस्तु है और ये है प्रतिबिंब।
तो यहाँ पे देखिए दोनों किरणें वास्तव में कट रही है, तो वास्तव में कट के बना है प्रतिबिंब, तो इसलिए इस प्रतिबिंब को हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। यहां से देख सकते हैं बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यदि दोनों किरणें काल्पनिक रूप से कटती है, वास्तव में नहीं कटती है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तव में दोनों किरणें कट रही है और उस समय प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इन सभी का परिभाषा यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, नोट कर सकते हैं आप लोग चाहें तो, और नोट कीजिएगा तो साथ में उसका चित्र भी बना लीजिएगा, पहले चित्र बनाया हुआ है। ये रहा आपका परिभाषा। प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर जो आकृति बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। किरणों के वास्तविक कटान से बना प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और आभासी कटान से जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। दोनों में अंतर भी समझ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा अंतर यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब देखिए वस्तु ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर बना है, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में यहाँ पे अंतर सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और यह है काल्पनिक प्रतिबिंब। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह आभासी कटान से बनता है। यह हमेशा उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये मेन विशेषता है इसका कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है वास्तविक प्रतिबिंब को, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यहां से देखिए ये इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ दर्पण के पीछे, तो आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही होता है, लेकिन जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो दर्पण के सामने बनता है, इधर जिधर वस्तु रखी होती है उसी ओर, दर्पण के पीछे नहीं, इस ओर बन रहा है। तो ये भी एक अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उम्मीद करते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है समझ में आया होगा, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब भी समझ में आया होगा, और दोनों में अंतर भी यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? दर्पण मिरर। तो देखिए दर्पण एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ है, दर्पण एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ है जिसका एक भाग अपारदर्शी होता है। एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ जिसका एक भाग अपारदर्शी होता है उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। ऐसे ये पारदर्शी पदार्थ यह एक पारदर्शी पदार्थ होता है, पारदर्शी पदार्थ जिसे एक तरफ से अपारदर्शी बना दिया जाता है, एक तरफ से अपारदर्शी बना दिया जाता है। तो जैसे ही किसी पारदर्शी पदार्थ को एक तरफ से पेंट करके या फिर किसी भी विधि द्वारा अपारदर्शी बना दिया जाता है तो वो जो है दर्पण की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे हम लोग देखते हैं जल, जमीन पानी लगा हुआ रहता है किसी गड्ढे में, तो जमीन तो अपारदर्शी होता है और जल पारदर्शी, तो उसके सामने जाते हैं तो हम लोग का चेहरा दिखाई देने लगता है, वो दर्पण की तरह व्यवहार करता है। तो दर्पण वही पदार्थ है जो है पारदर्शी, लेकिन उसको एक तरफ से किसी तरह से अपारदर्शी बना दिया गया है, तो वो दर्पण कहलाता है। दर्पण का यहाँ पे परिभाषा देख सकते हैं, लिखा हुआ है आपका।
वैसा पारदर्शी पदार्थ जिसका एक भाग अपारदर्शी होता है दर्पण कहलाता है। अब देखिए दर्पण तीन प्रकार के होते हैं और वो है परावर्तक सतह के आकृति के आधार पर, एक समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण और गोलीय दर्पण। तो दर्पण के प्रकार इधर समझते हैं। जो जिसको हम अपारदर्शी बना दिए होते हैं उधर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, लेकिन जो पारदर्शी भाग होता है उधर से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे आने वाली किरणें ऐसे आती है इस पे और टकरा के इधर लौट जाती है। तो जिस सतह से, ये सतह से जो है प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे परावर्तक, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह के आकार के आधार पर दर्पण को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे एक होता है समतल दर्पण। तो यहाँ पे देखिए ये परावर्तक सतह, जैसे मान लेते हैं परावर्तक सतह हमारा ऐसे है, नीचे से हम पेंट किए हैं और ऊपर से हर बिंदु पर प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। तो ये जो परावर्तक सतह है इसके सारे बिंदु एक ही तल में नहीं है। जैसे कि ये इस कॉपी के जो है सारा बिंदु एक ही तल में है, लेकिन ऐसे हम ऐसे इसको मोड़ देंगे तो सारा ये बिंदु ऊपर उठ गया, ये भी ऊपर उठ गया, ये नीचे धंसा हुआ है। तो सारे बिंदु एक ही तल में नहीं है। ये एक ही तल में कब होगा सारे बिंदु, जब इसको ऐसे समतल छोड़ देंगे। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जैसे ये एक दर्पण है और इसका ये वाला परावर्तक सतह है, तो इसके हर बिंदु से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। और वो हर एक बिंदु जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सकता है वो अगर एक ही तल में हो, समतल में, तो उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। यानी कि समतल दर्पण कुछ ऐसा होगा, ऐसे। सामान्यतः घर में जो दर्पण हम लोग यूज करते हैं वो समतल दर्पण ही होता है। घर में जो यूज करने वाला दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है। उसके सारे परावर्तक सतह यानी परावर्तक सतह के प्रत्येक बिंदु एक ही तल में होते हैं। समतल दर्पण उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक ही तल में होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। और यदि परावर्तक सतह परवलय के आकार का होता है, जैसे मैथ में ये पढ़े होंगे कि इस तरह की आकृति को हम लोग परवलय कहते हैं। ये है परवलय, परवलय। जैसे ये वृत्त है, इसको हम लोग वृत्त कहेंगे, तो उसी तरह से इसका नाम है परवलय। तो परवलय का खासियत है कि इसको जैसे जैसे ऊपर उठाते हैं ये दूर होते चला जाता है, एक दूसरे को काटता नहीं है, ना एक दूसरे से मिलता है, पूर्णतः गोल होता ही नहीं है। तो इसलिए इस दर्पण को कहा जाता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परवलय के आकार का हो या पूर्णतः गोल ना हो, उसे हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण इस तरह से होगा, ऐसा। ये दर्पण हो गया हमारा परवलयिक दर्पण और ये हो गया समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण के बारे में आते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण को समझने के लिए यहाँ पे जगह है, हाँ यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण को समझने के लिए पहले हम एक उठा लेते हैं गोला। ये है हमारा गोला, गोला। अगर हम इस गोले को बीच से काट देते हैं, इस गोले को यदि बीच से काट दिया जाता है, ऐसे ऐसे अगर बीच से काट दिया जाता है तो हमारा एक बन जाएगा अर्धगोला, और वो अर्धगोला इस तरह का होगा। ये है अर्धगोला, ऐसा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है वो इस खोखले, यह गोला हम मान लिए कि खोखला है। पहले इसके बारे में हम बताते हैं कि यह एक खोखला गोला है। ओहो, हैंग। खोखला गोला। अब खोखला गोला ये है, इसको हम बीच से काट के ये बना है, तो ये हो जाएगा खोखले गोले का एक भाग, खोखले गोले का एक भाग। तो यह है खोखले गोले का एक भाग। अब खोखले गोले का एक भाग यदि पारदर्शी पदार्थ हो, खोखले गोले का एक भाग यदि पारदर्शी पदार्थ हो और उसे दर्पण बनाना है, तो दर्पण बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसे एक तरफ से पेंट कर देंगे, ऐसे। रेड वाला से हम एक तरफ से पेंट कर देंगे, ऐसे। अगर इसको ऊपर से बाहर वाला सतह, ये कटोरा जैसा है, कटोरा के बाहरी परत को ऐसे हम पेंट करते हैं, इस तरह से एक तरफ से पूरा पेंट कर देते हैं।
हाँ, ऐसे पेंट कर दिए। इस खोखले गोले को एक तरफ से पेंट कर दिया, यानी कि बाहर से पेंट कर दिया और अंदर वाला जो है खाली है, वो परावर्तन के लिए। तो इसके अंदर वाले सतह से तो प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इसका परावर्तक सतह ये अंदर हो गया, ये जो हो गया ऊपर वाला ये अपारदर्शी हो गया, अपारदर्शी। तो इसका परावर्तक सतह अंदर है और अंदर वाला हो गया परावर्तक सतह, परावर्तक परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। अंदर वाला परावर्तक सतह है और ऊपर वाला जो है अपारदर्शी पदार्थ। तो अब हम लोग परिभाषा बनाएंगे। गोलीय दर्पण जो है खोखले वैसा दर्पण जो खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ये अंदर वाला खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये तो 3D इमेज है, कटोरा के जैसा समान है, तो कटोरा का आकृति हम बार बार बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए चित्र में हमें बार बार ऐसा दर्पण देखने के लिए मिलेगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक ऐसे गोला रहेगा और इस गोला को हम बीच से काट देंगे। ये गोला है, देखने में भले वृत्त लग रहा है, हम उसको 2D में बनाए हैं इसलिए, लेकिन वास्तव में ये गोला है और इस गोले को जो है हम बीच से काट देंगे यहां से ऐसे। तो हमारा एक यहाँ पे दर्पण मिलेगा और एक यहाँ पे। तो यदि हम बाहर वाले को ऐसे पेंट कर देते हैं तो जो हमें परावर्तक सतह मिलेगा, ये परावर्तक सतह, वो धंसा हुआ होगा। बाहर से पेंट करेंगे तो परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा और अंदर से पेंट करेंगे यदि, यानी अंदर वाले को अगर हम अपारदर्शी बना देंगे तो परावर्तक सतह उठा हुआ मिलेगा। तो इसका उत्तल दर्पण का जो है परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, यानी कि धंसा हुआ परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ होता है, ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है, उसे हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। उठा हुआ परावर्तक सतह, उठा हुआ परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक ही तल में हो उसे समतल, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परवलय के आकार का हो उसे परवलयिक दर्पण, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। धंसे हुए को अवतल, उठे हुए को उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। सबका परिभाषा यहाँ है, देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और सबका चित्र परिभाषा के साथ वहीं पे बना लीजिएगा अपने कॉपी में। जिसका परावर्तक सतह एक ही तल में हो उसे समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, जिसका परावर्तक सतह जो है धंसी रहती है उसे अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उभरी या उठी रहती है उसे उत्तल दर्पण, और परवलयिक दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है। तो दर्पण के प्रकार उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है उस पर बात करेंगे। तो इसको पहले बड़ा करते हैं और ये देखिए आपका टॉपिक, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो पहले प्रतिबिंब बनाते हैं फिर उसकी विशेषताओं पे बात करेंगे। इसके लिए एक ले लेते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण के सामने एक ऐसे वस्तु रखी हुई है, ऐसे। इससे निकलने वाली किरणें यहाँ पे आती है
और इससे जो है परावर्तन के बाद यहां से ऐसे अपने दिशा में लौट जाती है, और एक दूसरी किरण ऐसे आती है और यहां से फिर परावर्तन के बाद इस तरह से अपनी दिशा में लौट जाती है। तो ये परावर्तित किरणों को जब हम काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं ऐसे, ऐसे, इसको ऐसे कर देते हैं, मिला देते हैं, थोड़ा एक लाइन में कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे हो गया। और एक दूसरा लाइन इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, तो इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आता है और इसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। ये वस्तु है, वस्तु से निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद इधर निकल जाती है, जो कि कटता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब इसे हम काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत होता है और यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस तरह से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं पर यदि बात की जाए तो देखिए यहाँ पे ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब। अब दोनों की विशेषता देखिए, जितना बड़ा वस्तु है लगभग उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो पहली बात कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है। दूसरा बात, किरणें वास्तव में नहीं कट रही है बल्कि आभासी कटांग से बना है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ से दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी है लगभग उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे समान दूरी पर और आभासी के साथ देख सकते हैं कि वस्तु ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब ऊपर की ओर बना है, तो आभासी और सीधा बनता है। तो इतने सारे विशेषताओं पर हम बात कर सकते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दूरी पर सामने वस्तु रखी होती है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे जो है उतार लीजिएगा, लिखा हुआ है समतल दर्पण की विशेषताएं। ये रहा समतल दर्पण की विशेषताएं। प्रतिबिंब आभासी बनता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, और प्रतिबिंब वस्तु के ही आकार का होता है यानी बराबर, और दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर सामने वस्तु रखी होती है। और लास्ट है कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन दर्शाता है, जो कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता क्या है। तो जब हम लोग दर्पण के सामने जाते हैं, कभी कभी दर्पण के सामने, घर में समतल दर्पण सबका होता है, और उस दर्पण के सामने जब हम लोग जाते हैं और कोई काम अपने दाहिने हाथ से कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बाएं हाथ से कर रहे हैं, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। जैसे यहाँ पे कोई एक अक्षर लिखा हुआ ऐसे रहेगा, और जब इसको दर्पण के सामने आप रखिएगा यहाँ पे ऐसे, तो आपको यहां से उल्टा नजर आता है। ये गलती बन गया, ऐसे बनेगा, उल्टा नजर आता है। तो ये वास्तव में होता क्या है, पहले तो ये आपका दर्पण हो गया, और दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का बायां साइड दायां दिख रहा है और दायां साइड बायां दिख रहा है। और ये होता इस प्रकार है कि यहाँ पे जो है इसका दो अक्ष है, एक इसको हम लोग कहते हैं उदग्र अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष, और इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। इसे हम लोग कहेंगे उदग्र अक्ष, और इसको बोलेंगे क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष। तो पार्श्व परिवर्तन के दौरान क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो उदग्र अक्ष के परितः ऐसे 180 डिग्री पर घूम जाता है, ऐसे
इसके दो अक्ष स्कोपी के, यहाँ से एक उदग्र अक्ष हो गया और ये क्षैतिज। तो अगर ऐसे कोई वस्तु घूम रहा है तो ये उदग्र अक्ष के परितः घूम रहा है। तो वैसे ही ये जो है आर जो है ऐसे घूम जाता है और 180 डिग्री में घूमता है, तब ना इधर वाला उधर जाता है और उधर वाला इधर इधर आके रह जाता है। अगर कोई वस्तु 360 डिग्री घूमे तो पूरा घूम के अपने ही अवस्था में आ जाता है, लेकिन यह वस्तु इन 360 डिग्री न घूम के 180 डिग्री घूमती है, ऐसे इधर वाला उधर चला जाता है और उधर वाला इधर, और ऐसे बनता है प्रतिबिंब। तो परिभाषा में पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है प्रतिबिंब बनने की वह घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः ऐसे घूम जाती है 180 डिग्री के कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है, और इस घटना को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन। और प्रतिबिंब बनने के दौरान एक और उल्टा होता है। जब हम लोग चम्मच में देखते हैं अपने चेहरा को, कभी कभी देखे होंगे, तो धंसे हुए साइड से देखते हैं तो हमारा चेहरा उल्टा नजर आता है। तो उस घटना को भी एक नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं विपरिवर्तन। ये देखिए, ये है टॉपिक विपरिवर्तन, और इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई दर्पण के सामने जब हम लोग जाते हैं और ऐसे कोई वस्तु रखी होती है, और यहाँ पे एक दर्पण बना देते हैं। दर्पण वैसे वो खास करके अवतल दर्पण में ऐसा होता है, ऐसे कोई दर्पण है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे। इसमें होता क्या है, ओह एक मिनट, ऐसे। तो इसका मेन रीजन ये है कि इसका जो दो अक्ष है, एक तो ये है क्षैतिज अक्ष और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष, यहाँ। तो ये है आपका क्षैतिज अक्ष, और ये उदग्र, इस जिसका जरूरत पिछला में था, उदग्र अक्ष। तो प्रतिबिंब बनने की वह घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री घूम जाती है, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं विपरिवर्तन। प्रतिबिंब बनने की वह घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः, सॉरी उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री घूमती है तो पार्श्व परिवर्तन, और क्षैतिज अक्ष के परितः घूमती है तो उसे विपरिवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों को समझेंगे। गोलीय दर्पण में बहुत सारा ऐसा पद होता है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि पद मतलब शब्द, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, फोकस दूरी हो गया। फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, ये सब चीजें। तो इसको समझने के लिए हम एक फिर से वही बात गोला ले लेते हैं। तो गोला की जगह पे हम 2D में समझेंगे तो एक वृत्त ले लेते हैं, और वृत्त को ही समझ लेते हैं कि ये गोला है, ऐसे। ये एक गोला है, तो हर एक गोले का केंद्र होता है, तो इसका भी अपना एक केंद्र होगा। तो ये हो गया गोले का केंद्र। अब हम इस गोले का एक भाग उठा लेंगे, खोखले गोले का एक भाग, क्योंकि हमें दर्पण लेना है तो खोखले गोले का एक भाग ले लेते हैं, वो दर्पण हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा खोखले गोले का एक भाग। और जो है इसको, ये खोखले गोले का एक इधर भाग है और एक इधर भाग है। इधर वाले को हम इधर से रंग देते हैं ऐसे, और इधर वाले को अंदर से रंग देते हैं ऐसे। तो दोनों दो प्रकार का दर्पण बन गया। एक बन गया ये हमारा जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, और धंसा हुआ है तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, और ये जो दर्पण बना ये है उत्तल दर्पण। लेकिन हम लोग को इससे आगे समझना है, वो समझना है ये कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है तो दोनों गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, और इसे सी से सूचित किया जाता है, सी से। सी।
तो हम लोग सी से सूचित करेंगे किसको? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को। फिर से सुनिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब अगर कोई भी दर्पण है तो दर्पण का अपना केंद्र होगा, ज्यामितीय केंद्र। ज्यामिति के हिसाब से जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, तो इधर से बराबर दूरी पर मापते चलेंगे और इधर से बराबर दूरी पर, तो बीच में इसका अपना केंद्र मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं ज्यामितीय केंद्र, ज्यामितीय केंद्र। तो ठीक उसी प्रकार दर्पण के चारों तरफ से जो बीच में आता है उसे हम लोग ज्यामितीय केंद्र कहते हैं और इस केंद्र को हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं, पी से सूचित किया जाता है। तो पी से हम लोग ध्रुव को सूचित करते हैं, ध्रुव। आगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। हालांकि इसका भी एक अपना ध्रुव हो गया पी। इसको हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। और एक चीज यहां भी है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। यानी कि ये जो हमारा आर है ये हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ और चीजों पे फोकस करते हैं, जैसे फोकस, मुख्य फोकस। ये एक हो गया, दो, तीन चीज पढ़ लिए और ये चौथा। पांचवे पर आते हैं, यहाँ पे जगह है बना देते हैं यहीं पे। यदि कोई ऐसे गोलीय दर्पण है और ये इसका प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण ऐसे परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, या एक और कंडीशन है, काटती ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कहीं पे काटती हुई केवल प्रतीत होती है। जैसे यहाँ पे एक मिनट, ये एक हम ले लिए उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे जो है इसको, ये है इसका प्रधान अक्ष और इसके प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरण है ये परावर्तन के बाद ऐसे अपने दिशा में घूम जाती है। तो यहाँ तो वास्तव में किरणें कट नहीं रही है, तो इसको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं तो इस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है और इस बिंदु पे वास्तव में कट रही है और दोनों फोकस है। तो परिभाषा क्या होगा फोकस का? किसी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, समांतर आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही हम लोग फोकस कहते हैं। तो फोकस को सूचित किया जाता है बड़ा वाला एफ से और बड़ा वाला एफ जो है वो है फोकस। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें, तो एक चीज और यहाँ पे है फोकस दूरी, इसको छोटा वाला एफ से सूचित करते हैं। और फोकस दूरी होता है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी ही है फोकस दूरी। यहाँ भी देख लीजिए, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। तो एफ हो गया हमारा फोकस दूरी, फोकस दूरी। और एक चीज और छूट रहा है वो है दर्पण का द्वारक। ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6 और 7वां चीज हम लोग को पढ़ना है द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो द्वारक को समझने के लिए फिर हम लोग आते हैं, क्योंकि जो है दर्पण, गोलीय दर्पण जो है खोखले गोले का एक भाग होता है जो कि एक कटोरा के समान ऐसे होता है, ऐसे ऐसा होता है। तो इस दर्पण को अगर देखा जाए तो इस दर्पण का ये जो है किनारा, ये किनारा है यानी सीमा रेखा है। ये कटोरा का किनारा सीमा रेखा जो है वो वृत्त के समान होता है।
तो ये भी क्या है, वृत्त है। किसी भी गोलीय दर्पण का जो किनारा होता है, सीमा रेखा, वो वृत्त के समान होता है। और वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है, ये व्यास, इसी व्यास को हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, ये व्यास है। वास्तव में ये है क्या, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो किसी गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है उसे हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित जितना भी पद था सब जरूरी, वो सब हम बता दिए यहाँ पे। और सबका अगर परिभाषा लिखना है तो यहाँ से लिखिएगा, और जो चित्र समझाए हैं यहाँ से उतारिएगा। ये चित्र हो गया, और चित्र के साथ सबका नाम, और यहाँ पे उसका परिभाषा है। ये देखिए, परिभाषा आपका बड़ा कर देते हैं यहाँ। ध्रुव क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। और वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। और प्रधान अक्ष क्या है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। मुख्य फोकस और फोकस किसको कहते हैं, तो समांतर आने वाली किरण प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये भी साथ में जोड़ लीजिएगा, उसे हम लोग फोकस कहते हैं। और इसे बड़ा वाला एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी क्या है, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे छोटा वाला एफ से सूचित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी शब्द था, पद जो जरूरी था, वो सब समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अब है गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों का बनावट। किरण आरेख कैसे खींचा जाता है गोलीय दर्पण में, वो समझते देखिए। तो किरण आरेख खींचने के लिए कुछ नियम है, उस नियम को फॉलो करते हैं हम लोग, तो किरण आरेख आसानी से खींचा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला कह रहा है कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो हम यहाँ पे दर्पण बनाएंगे, ये है अवतल दर्पण, और ये एक हो गया उत्तल दर्पण। और नियम ये कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये प्रधान अक्ष इसका हो गया, और ये एक इसका प्रधान अक्ष हो गया। तो प्रधान अक्ष की जो किरण ऐसे समांतर आती है, वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, या यूं कहें कि जिस बिंदु से होकर गुजरती है वही फोकस होता है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से ही होकर गुजरेगी, ये पहला नियम है। या दूसरा बात क्या हो सकता है, हो सकता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या तो वास्तव में फोकस से गुजर रही हो, या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, ये फोकस हो गया। तो दोनों कंडीशन ध्यान रखिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है यदि उत्तल दर्पण हो तब। दूसरा नियम ये कहता है कि फोकस से होकर आने वाली जो किरण होती है वो प्रधान अक्ष से समांतर हो जाती है परावर्तन के बाद। यानी कि यहाँ पे यदि हम एक दर्पण ले लेते हैं, तो ये पिछला वाला का ठीक उल्टा है, ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर नहीं आ रही है इस बार, तो है जो वक्रता फोकस दूरी से होकर आ रही है। तो ये मान लेते हैं इसका ये फोकस है। तो फोकस से होकर आने वाली जो किरणें होती है ऐसे दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद जो है प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है। दूसरा नियम है कि फोकस से होकर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौटती है। और पहला नियम है कि समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और या गुजरती हुई प्रतीत होती है। पहला दूसरा क्लियर हो गया होगा। तीसरा पे आते हैं, वक्रता त्रिज्या से होकर आने वाली जो किरण होती है वो अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाती है। देखिए तीसरा में क्या है कि ये हमारा है दर्पण, और ये हो गया दर्पण का प्रधान अक्ष। और दर्पण के प्रधान अक्ष
यहाँ है, और इसी प्रधान अक्ष पे जो है हमारा स्थित होता है वक्रता केंद्र, ये C, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई फोकस है F। तो वक्रता केंद्र से होकर जो किरण आएगी ऐसे, वो जो है इस दर्पण से टकराकर पुनः इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी ऐसे। तो हमें लगता है कि एक ही लाइन है, इसी रास्ते पर जाती है और इसी रास्ते पर वापस लौट जाती है, जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ये तीसरा नियम हो गया कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली जो किरण होती है वो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पे यानी अपने खुद के रास्ता पर वापस लौट जाती है। अगला नियम, और ये लास्ट नियम है, कि ध्रुव की ओर आने वाली जो किरण होती है वो परावर्तन नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। यानी कि ये एक दर्पण और ये हो गया आपका दर्पण का प्रधान अक्ष। और इस प्रधान अक्ष का ये रहा ध्रुव, ये ध्रुव है। तो ध्रुव की ओर आने वाली जो किरण होती है वो परावर्तन के बाद परावर्तन नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। मतलब कि ये आने वाली किरण प्रधान अक्ष के साथ जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल के साथ जाने वाली किरण वापस लौटती है। आपतित किरण प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है वो जाने वाली परावर्तित किरण भी प्रधान अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाती है। इस तरह से जो है ध्रुव के पास आने वाली किरण है वो परावर्तन नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। तो जितना भी किरण आरेख बनाने का नियम था वो हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। ये तो परिभाषा है। गोलीय दर्पणों के लिए आरेख खींचने का पहला नियम यही है कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम है कि यदि फोकस से होकर कोई किरण आती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम है कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाती है। और लास्ट था कि गोलीय दर्पण के ध्रुव के पास आने वाली जो किरण होती है वो परावर्तन नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। और इन्हीं तीनों चारों नियमों के अनुसार किसी भी वस्तु का हम प्रतिबिंब बनाएंगे दर्पण के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब रखा जाएगा और इन्हीं नियमों के अंतर्गत किन्हीं दो किरणों को गुजारेंगे और दोनों किरणें जिस बिंदु पर कटेगी या कटते हुए प्रतीत होगी उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण होगा, ऐसा हम लोग मानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। यदि आपको जो है डेली क्लास का नोट्स चाहिए, अभ्यास प्रश्न यानी DPP टेस्ट सीरीज, नोट्स DPP टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, प्रत्येक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो नीचे दिया गया जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो के नीचे, तो उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। उस नंबर पे संपर्क करके आप इन सभी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। आपको कहाँ मिलेगा, सब एक ही जगह पे मिल जाएगा, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। जितना भी लेक्चर है लगातार लाइन बाय लाइन वहां पे सारे लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिल जाएगा, DPP मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यानी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।